नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल हमने यानी पिछले वीडियो में मौर्य काल समाप्त किया था। मौर्य काल के बाद जो काल आता है उसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल। जैसे वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया था ना, वैसे ही मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल की यदि हम बात करें तो इसमें ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। और किस तरह से हुआ, क्या क्या घटना घटित हुई, या आपकी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण व उपयोगी प्रश्न हैं, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को साझा करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल या इसी को हम बोल देंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य। अब देखिए, यदि हम बात करें मौर्योत्तर काल की, तो मौर्योत्तर काल को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने? मौर्योत्तर काल को दो भागों में। एक भाग में तो विदेशी शासक और दूसरे भाग में देश शासक या देश के राजवंश। ठीक है, तो इसको भी हम बखूबी जान लेते हैं। भाग दो, एक में विदेशी शासक, दूसरे में देशज राजवंश। ठीक है ना। देशज राजवंश का मतलब था अपने ही देश के राजवंश, और विदेश का मतलब था जो विदेश से आकर के यहाँ पर बसे और उन्होंने राज किया। जैसे विदेशी की यदि हम बात करें तो विदेशी जो आए थे, इनका आने का उद्देश्य क्या था? आक्रमण था। यानी इनके आने का उद्देश्य ये था, भारत में आए, आने के बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण करे और आक्रमण करने के बाद कुछ क्षेत्रों, कुछ प्रांतों को जीत लिया, और उसको जीतने के उपरांत यहाँ पर बसे और शासन करने लगे और अपनी जड़ें मजबूत बना ली। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए। तो बात करेंगे, जैसे नंबर एक हिंद यवन। नंबर एक कौन है? हिंद यवन। नंबर दो शक। नंबर तीन शकों के बाद कौन आए? अभी बताया मैंने आपको, पल्लव या पार्थियन। पल्लव या पार्थियन। और चौथे नंबर पर जो आए थे वो आए थे कुषाण। तो आपने तो ये प्रश्न, ये याद रखना है, यहाँ से शासकों का क्रम या विदेशी आक्रमण या आक्रांताओं का क्रम भी पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं का क्रम सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर पल्लव या पार्थिव, फिर उसके बाद आए कुषाण। तो यदि हम बात करें देशज राजवंश या हमारे देश के जो राजवंश थे जिन्होंने मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण साम्राज्य का उदय किया, या मौर्योत्तर काल में भारत के या कह सकते हैं मगध पर शासन किया, उनमें कौन कौन थे? तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग वंश का उदय हुआ। कैसा हुआ, किस प्रकार हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुंगों के बाद कर्णव आए, कर्णव के बाद सातवाहन आए, और सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश आया, और इक्ष्वाकु वंश के बाद चेदी वंश आया। तो लिखेंगे जैसे शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश के बाद अभी मैंने बताया आपको क्या? कर्णव वंश। कर्णव वंश। इसके बाद सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद जो लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो ये भारत के ही राजवंश छोटे छोटे इक्ष्वाकु वंश, या फिर हम कह सकते हैं इक्ष्वाकु ही कह दीजिए।
इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश, और इसके बाद आए चेदी वंश। तो प्रमुख रूप से ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत यदि हम बात करें तो दो प्रकार के शासकों का उदय हुआ, या कह सकते हैं मौर्योत्तर काल को दो भागों में डिवाइड किया है। एक विदेशी शासक, दूसरा देशज शासक यानी देश के शासक। विदेशी जो आए थे वो आक्रमण करने के लिए आए थे, मैंने बता दी सारी बातें। हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, फिर शुंग, कर्ण, सातवाहन, इक्ष्वाकु और चेदी। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पहले हम इनको पढ़ेंगे, इसके बाद हम इनको पढ़ेंगे, बीच बीच में सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद मगध पर एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शुंग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की, तथा मगध पर नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसके बाद आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें शुंग वंश की, तो सबसे पहले शुंग वंश के टाइम की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो मौर्य साम्राज्य था वह 185 ईसा पूर्व तक चला था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का समापन हो गया, और 185 ईसा पूर्व में ही शुंग वंश की स्थापना हो गई। पहले तो प्रश्न आता शुंग वंश का टाइम क्या, 185 से 72 बीसी, और आपको कई पुस्तकों में 72 के स्थान पर 75 भी मिलेगा। तो पहली बात तो यह टाइम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ये टाइम आपका सही है। अगर किसी वजह से ये न दिया तो ये आपने लिखना 185 से 72 बीसी तक शुंग वंश चला। और शुंग वंश के संस्थापक की यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग था। यानी शुंग वंश की जो स्थापना की थी वह पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और यदि हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो ये जो गद्दी पर था 185 से लेकर के 149 ईसा पूर्व तक यह गद्दी पर बैठा था। यानी पुष्यमित्र शुंग का टाइम 185 से 149 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। देखिए आप लोग ना चीजों को नोट करते रहिए, लिखते रहिए। मैं इसीलिए साइड हो जाता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में भी एक बच्चे ने कमेंट्स करके कहा था सर साइड हो जाया करो, हमें दिखाई नहीं देता, तो मैं साइड हो जाता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि जो शुंग वंश है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र के लेखक है कालिदास। इस कालिदास की पुस्तक से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, मालविका अग्निमित्र। यानी इस वंश की जानकारी, बुक का नाम लिख रहे हैं हम, जानकारी कालिदास की पुस्तक, कालिदास
की पुस्तक मालवी का अग्निमित्र से प्राप्त होती है। मालवी का अग्निमित्र से शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात यदि हम करें तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि अयोध्या अभिलेख से भी शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस अयोध्या अभिलेख की यदि हम बात करें तो ये धनदेव का अभिलेख है। और धनदेव कौन था भैया? पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। ठीक है। तथा अयोध्या अभिलेख से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। बात करते हैं अयोध्या अभिलेख की, तो इसका संबंध किससे है? धनदेव से। और धनदेव ये राज्यपाल है। और राज्यपाल की यदि हम बात करें तो किसका है? ये पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल है धनदेव। और धनदेव का अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। और अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है किसकी? शुंग वंश की। अब इस अयोध्या अभिलेख में और क्या है? इस अयोध्या अभिलेख में ये है, इससे ये ज्ञात होता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था इसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और ये दोनों अश्वमेध यज्ञों की जानकारी हमें किससे मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। जानकारी क्या मिलती है? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब बात आती है किसने कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस चीज की जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। फिर एक प्रश्न ये भी बनता है कि इन अश्वमेध यज्ञों में पुरोहित कौन था? तो पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, लिखेंगे पुरोहित पतंजलि। पुरोहित पतंजलि थे। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है? एक और ग्रंथ है, एक और पुस्तक है जिसका नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। वहां से भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। महाभाष्य। अन्य जानकारी किससे मिलती है? महाभाष्य से। और यदि हम बात करें इस महाभाष्य की कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है भैया पतंजलि। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है, चल पुष्यमित्र शुंग। देखिए, पुष्यमित्र शुंग की यदि हम बात करें तो एक तो बात हमने ये जानी थी कि पुष्यमित्र शुंग जो था बृहद्रथ का सेनापति था। दूसरी बात यदि हम करें तो संस्थापक भी बन गया है किसका? शुंग वंश का। इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो पुष्यमित्र शुंग था इसने जब शासन किया तो किसी राजा या महाराजा या सम्राट के रूप में इसने शासन नहीं किया। इसने शासन जो किया वह केवल और केवल एक सेनापति के रूप में शासन किया। या कह सकते हैं कि इतिहास का वह कौन सा शासक था जिसने एक सेनानी के रूप में शासन किया, तो वो ये था। अब पुष्यमित्र शुंग की यदि हम बात करें तो ये जाति का ब्राह्मण था। जाति का ब्राह्मण था, इसलिए बौद्ध और जैन धर्म दोनों से ये घृणा करता था, नफरत करता था।
एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य बदान। इस दिव्य बदान से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इसने अनेकों बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भी मरवा दिया था। बाद में जब इसे ज्ञान हुआ तो इसने बौद्ध धर्म को थोड़ा जाना और ऐसा भी हमें मिलता है कि बाद में इसने कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी कराया। जैसे मध्य प्रदेश के सांची का भरहुत स्तूप है, उसका निर्माण इसने करा। अब निर्माण की भी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 स्तूप हैं और इन तीनों स्तूपों की यदि हम बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित ये स्तूप है। इनके भी निर्माण कार्य में यानी इनकी भी जो है बनावट है, ये कह सकते हैं निर्माण तो पहले से ही होया हुआ था, डेंटिंग पेंटिंग यानी कुछ कार्य इनके लिए भी किए। फिर यदि हम बात करें तो ये 3 स्तूप है, तो स्तूप एक लेकिन 3 है छोटे छोटे, एक ही जगह पर है। जैसे हम बात करें एक प्रचारकों के लिए था, एक बौद्ध भिक्षुकों के लिए था और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियों के कुछ अवशेष भी बताए जाते हैं। फिर सारी पुत्र मोगलन के अवशेष भी बताए जाते हैं। इसलिए इसकी जो वेदिकाएं थी यानी आसपास की जो दीवारें उनको वेदिकाएं कहा गया। इसकी जो वेदिकाएं थी वो पहले लकड़ी की थी, परंतु पुष्यमित्र शुंग ने लकड़ी की वेदिकाएं हटवाकर पत्थर की वेदिकाएं बनवा दी। तो ऐसा भी हमें इतिहास के स्रोतों के अनुसार जानने के लिए मिलता है। तो चलिए इन बातों को लिख लेते हैं हम। लिखेंगे इसने एक सेनानी यानी सेनापति के रूप में शासन किया। ठीक, यह जाति से ब्राह्मण था, इसलिए जैन धर्म व बौद्ध धर्म से नफरत करता था। इसने अनेकों बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था तथा मंदिरों या कह दीजिए स्तूपों को तोड़वा दिया था। जो बातें मैंने अभी आपको बताई थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, और ये जो जानकारी मिलती है ये वाली जानकारी, यह है जानकारी बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान से मिलती है। ठीक है ना, यानी ये जो जानकारी मिलती है हमें दिव्य वदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उससे मिलती है। और दिव्य वदान से हमें क्या जानकारी मिलती है, बाद में कुछ बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी पुष्यमित्र ने कराया था। जैसे हम बात करते हैं क्या भरहुत या भरहत स्तूप, ये कहाँ पर है, सांची में है। और सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। क्या, जैसे मैंने आपको बताया इसकी लकड़ी की वेदिकाओं को हटवाकर पत्थर की वेदिकाएं लगवा दी थी।
इसकी 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 बात कर रहे हैं हम, इसकी लकड़ी की वेदिकाओं को हटाकर पत्थर की वेदिकाएं लगवा दी थी। स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे यदि हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो देखिए ये तो हमने जान ही लिया कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, लिख लीजिए संस्थापक किसका? शुंग वंश का। दूसरी बात, जाति क्या थी इसकी? ब्राह्मण थी। तीसरी बात, बृहद्रथ का सेनापति था। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। यानी जो पुष्यमित्र शुंग था इसने राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। और यदि हम बात करें तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, और उस यज्ञ के यदि हम बात करें पुरोहित की, तो सेनापति थे, यानी पुरोहित जो थे वह पतंजलि थे। ये बात हमने कर ली है, यानी जान ली है। आगे हम बात करते हैं कि इस पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो रचना हुई थी वह मनुस्मृति की रचना हुई थी, महाभारत की रचना हुई थी और रामायण की रचना हुई थी। इसके काल में क्या हुआ? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति की रचना हुई। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि वह कौन सा शासक था जिसके टाइम में, जिसके शासन काल में पहला विदेशी आक्रमण हुआ? तो वह पुष्यमित्र शुंग ही था। इसके शासन काल में पहला विदेशी आक्रमण हुआ हिंद यवनों का। किसका आक्रमण हुआ? हिंद यवनों का। इसी के शासन काल में हिंद यवनों का पहला विदेशी आक्रमण हुआ। एक बात तो हमने ये जान ली। दूसरी बात यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था इसका एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था अग्निमित्र। चलो लिख लेते हैं सभी। देखिए पुत्र का नाम अग्निमित्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? इसके शासन काल की एक प्रमुख घटना ये थी कि इसके शासन काल में या इसके द्वारा विदर्भ से युद्ध हुआ। और विदर्भ की यदि हम बात करें तो विदर्भ अपने में एक अलग देश, अलग राज्य था। और उस समय जो विदर्भ का शासक था उसका नाम था यज्ञसेन। तो लिख रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के
समय की प्रमुख घटना, और प्रमुख घटना क्या थी? विदर्भ से युद्ध। और विदर्भ का जो शासक था उस समय, उस शासक का जो नाम था वह था यज्ञसेन। यज्ञसेन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो था वह बौद्ध धर्म का शत्रु था और ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। इस पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी, और वह घोषणा ये थी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर ला करके देगा उसे मैं 10 यानी 100, जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर ला करके देगा उसे मैं 100 दिनार मुद्रा दान में दूंगा, यानी भेंट दूंगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक पुस्तक की हमने बात की थी जिसका नाम था मालविका का अग्निमित्र, और मालविका का अग्निमित्र के लेखक जो है वह कालिदास है। और यह पुस्तक पूर्ण रूप से जो पूरी जानकारी देती है वह अग्निमित्र की देती है, यानी अग्निमित्र से जुड़ी हुई है। तो लिख लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का शत्रु था। ये बात हालांकि हमने जान भी ली है। और एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, इससे हमें जानकारी मिलती है शुंग वंश की, लेकिन ये पूर्ण रूप से मालविका अग्निमित्र जो है ये किससे जुड़ी है? अग्निमित्र शासक से जुड़ी है। और अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था। मालविका अग्निमित्र शुंग वंश के शासक अग्निमित्र से जुड़ी है। यदि हम बात करें इसके लेखक की, तो लेखक को हम जान चुके हैं कौन है? कालिदास इसके लेखक है। आगे यदि हम बात करें तो शुंग वंश में लगभग 10 शासक हुए हैं। अग्निमित्र के बाद भागभद्र जो है शासक बना है। शुंग वंश में 10 शासक हुए हैं, और शासकों के बारे में कोई इतना ठोस सबूत या ठोस जानकारी नहीं मिलती है। हमें केवल उन पॉइंटों पर, उन तथ्यों पर ध्यान देना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। अग्निमित्र के बाद भागभद्र शासक बना। अग्निमित्र के बाद लोग साइड हो गया, आप लिख लो, शासक बना। फिर यदि हम बात करें तो जैसे ही भागभद्र शासक बना था, इसके शासक बनने के पश्चात या शासक बनते ही तक्षशिला में यवनों ने आक्रमण कर दिया। और तक्षशिला में जब यवनों ने आक्रमण कर दिया, तो यदि हम बात करें तो उस समय यवनों का, जो हिंद यवन थे, इनका शासक था एंडियोल। और इस एंडियोल ने भागभद्र के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था, और उस राजदूत का नाम मिलता है हेलियोडोरस। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। इसके भागभद्र के शासक बनते ही तक्षशिला में हिंद यवनों का आक्रमण हुआ। हिंद यवनों का आक्रमण हुआ, और इस समय जो यवन शासक था, यवन शासक
उस यवन शासक का नाम लिख लीजिए जो कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या था? एंडियोल। एंडियोल या एंडियोल, ठीक है, ये शासक का नाम था। और इसकी यदि हम बात करें तो इसने भागभद्र के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। इसने भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत, और उस राजदूत का नाम मैंने अभी आपको बताया, क्या? हेलियोडोरस। राजदूत हेलियोडोरस भेजा था। एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका ये, यदि हम बात करें तो एक प्रश्न जो बन जाता है वह ये बन जाता है नागसेन के बारे में। नागसेन की यदि हम बात करें तो नागसेन ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और एक यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर। इस मिनांडर ने भी जो है आक्रमण किया था शकों पर, और जिस समय आक्रमण किया था वो नागसेन था उस समय शासक। यवन शासक जिसका नाम मिलता है क्या? मिनांडर। मिनांडर ने भी आक्रमण किया, और जिस समय आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? नागसेन था। और नागसेन की यदि हम बात करें तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था। यदि हम बात करें यवनों के आक्रमण की, तो यवनों के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो पतंजलि के महाभाष्य से यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर प्रश्न आता है कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम था देवभूति, और इस देवभूति की हत्या कर दी थी वासुदेव ने। और वासुदेव ने इसकी हत्या करने के बाद मगध पर एक नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। तो लिख रहे हैं शुंग वंश का अंतिम शासक, और उसका नाम क्या था? देवभूति। देवभूति, इसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव ने। और वासुदेव ने जब हत्या की थी तो हत्या करने के उपरांत क्या किया था? एक नए राजवंश जिसका नाम मिलता है कण्व वंश, इसकी स्थापना की थी, तथा नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखिए यहीं पर आपका शुंग वंश समाप्त होता है। शुंग वंश के बाद अब हम बात करेंगे कण्व वंश की, और कण्व वंश के बाद साथ ही साथ हम बात करेंगे सातवाहन वंश की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। वीडियो को लाइक करो या मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपका एक सब्सक्राइबर और साथ में बेल आइकन ये चाहिए। और भी कोई अतिरिक्त जानकारी आपने लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे यानी अगली वीडियो में, और हम चर्चा करेंगे किसकी? सातवाहन वंश और कण्व वंश की। तो बने रहिए अपनी जिगरी क्लास मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल पर। एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल मुलाकात होती है। जय हिंद।